हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए और तमाम उन मेरे साथियों से भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, कि मेरा जो एक स्टूडेंट लाइफ रही है उसके अंदर मेरा एक जो अनुभव रहा है, जो मैंने अपने को अकेला बिठा बिठा करके सोचा है कि कैसे इकोनॉमिक्स को समझा जाना चाहिए और कैसे उनको पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने बहुत विचार किया है कि इकोनॉमिक्स को किस तरह से स्टोरी के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाया जाए ताकि उसके अंदर जो एक इकोनॉमिक्स की जो सेंस है, मैं यहाँ पर दोबारा से इम्फेसिस दे रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक्स की जो सेंस है वो डेवलप हो सके। वो इकोनॉमिक्स की क्या सेंस है वो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। ताकि अगर आपके पास भी कोई व्यूज़ है वो भी आप कमेंट के अंदर लिखें, ताकि हम आगे आने वाली अपनी जो जनरेशन है उनको इकोनॉमिक्स के अंदर बेटर ट्रेन कर सकें और वो हमारे रिसोर्सेज है उनको इकोनॉमिकली बेटर मैनेज कर सकें। और साथ में एक बात और भी मैं डिस्कस करूँगा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक्स की समझ बढ़ती है तो गवर्नमेंट से जो डिमांड है पब्लिक की, वो डिमांड भी इकोनॉमिकली एफिशिएंट डिमांड होने लग जाती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे प्रॉपरली वोटिंग होती है ताकि उसमें इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग होती है इनके अंदर। तो इससे हमारा एक ग्रोथ के अंदर बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है, टाइम लैग कम हो जाता है। तो पब्लिक को कन्विंस करना डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी होता है। वो जब तक नहीं कर पाते हैं जब तक हमारे सब्जेक्ट की समझ प्रॉपर ना हो, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है, जो भी मेरा अनुभव रहा है स्टडी का, तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने सोचना स्टार्ट किया कि कैसे पढ़ाया जाए। तो मेरा जो मूल बेसिक जो समझ डेवलप हुआ है उसके बेस पे मैं अब आपसे बात करूँगा कि मेरी समझ ये कहती है कि हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को बेसिक प्रिंसिपल पे एम्फेसिस देना चाहिए, राइट। बेसिक प्रिंसिपल पे एम्फेसिस देने का मेरा मीनिंग ये है कि डिमांड और सप्लाई पे एम्फेसिस देना चाहिए कि डिमांड करो आपका कहाँ से निकल के आया है। तो पूरी कंज्यूमर थ्योरी पढ़ाना चाहिए कि कंज्यूमर थ्योरी का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा डिमांड करो निकल के आया, और जो हमारा फर्म थ्योरी है वहाँ से हमारा जो है मार्केट का सप्लाई करो निकल के आया है। और जैसे ही हमारा डिमांड और सप्लाई करो निकल के आ जाता है उसके बाद हमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ा करके टोटल सरप्लस पढ़ाना चाहिए ताकि वो मार्केट की एफिशिएंसी से हम जोड़ सकें। और जब जैसे ही एफिशिएंसी जुड़ जाती है फिर हमें बच्चों को वेलफेयर का कंसेप्ट भी सिखाना चाहिए कि वेलफेयर का ये मीनिंग नहीं है कि फ्री के अंदर भोजन मिले, वो जो सोशलिज्म वाला वेलफेयर है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के वेलफेयर का जब माइंड में आता है तो एक ही बात वेलफेयर का माइंड में आता है कि कोई फ्री में कुछ मिल जाए। वेलफेयर का मीनिंग ये है कि काम के बदले में कुछ मिल जाए, जो आपने पैदा किया है उसके बदले में आपको उतना मिल जाए जितने आपने पैदा किया, इससे ऊपर कोई वेलफेयर नहीं हो सकता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, देखिए, हमें वेलफेयर को पढ़ने का मेरा मीनिंग है कि हमें इकोनॉमिक्स की दृष्टि से वेलफेयर बढ़ना है। क्योंकि जैसे ही हमने मार्केट की बात की कि जहाँ डिमांड और सप्लाई कट करता है वहाँ टोटल सरप्लस मैक्सिमम हो जाता है, और जैसे ही टोटल सरप्लस मैक्सिमम हो जाता है तो मार्केट, हम उसको सक्सेस बोलते हैं। और उसके बाद हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। वेलफेयर को जो पढ़ते हैं तो उस टाइम हम जो चश्मा लगाते हैं वेलफेयर को पढ़ने का, वो सोशलिज्म वाला नहीं लगाते हैं, हम मार्केट कैपिटलिज्म वाला लगाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम फर्म थ्योरी और कंज्यूमर थ्योरी पढ़ के आते हैं तो हमें पता होता है कि डिमांड करो जो निकल के आई है वो कंज्यूमर को ऑप्टिमाइज करके निकली है, और जो फर्म थ्योरी निकल के आई है वो प्रोड्यूसर को ऑप्टिमाइज करके आई है। और जहाँ पर वो दोनों कट करती है वहाँ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और रिसोर्सेज एफिशिएंटली जो है प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाता है। तो वहाँ पर कंज्यूमर भी ऑप्टिमल होता है, प्रोड्यूसर भी ऑप्टिमल होता है, और इकोनॉमी के रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूज होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है उससे समझ आता है कि इसी एफिशिएंसी को हम वेलफेयर कहते हैं। जैसे कि हमने फंडामेंटल थ्योरम 1 और 2 पढ़ते हैं, उन्हीं को भी माइंड में रखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि माइक्रो पढ़ने के बाद एक हम पढ़ते तो माइक्रो इंडिविजुअल है, लेकिन हमारा वो टारगेट होता है कि इकोनॉमी को समझने का, सेल्फ इंटरेस्ट को समझने का। तो डिमांड और सप्लाई को जब हम निकालते हैं वो माइक्रो से निकालते हैं, उसमें एक एक आदमी और एक एक कंज्यूमर और एक एक प्रोड्यूसर, एक एक फर्म को हम ऑप्टिमाइज करवाते हैं। लेकिन जब हम मार्केट को निकाल लेते हैं, मार्केट की डिमांड कराओ और मार्केट की सप्लाई कराओ, तब उस टाइम वो एक इकोनॉमिक आइडियाज़ बन जाता है, यानी कि वो एक मैक्रो इकोनॉमिक थॉट डेवलप हो जाती है। कि एक मैक्रो इकोनॉमिक थॉट डेवलप होने का मीनिंग है कि इकोनॉमी को अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट पे चलाएं, डिमांड और सप्लाई पे चलाएं तो एफिशिएंसी आती है। और जब सेल्फ इंटरेस्ट पे चला रहे हैं तो हर कोई
इतना ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सप्लाई कर्व, जब मार्केट का डिमांड का मार्केट जो सप्लाई कर्व बनता है उसमें हम बोलते हैं कि बहुत सारी फर्में होती है लेकिन हर फर्म थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करती है तो उनके पास पावर नहीं रहती है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जहाँ मार्केट सक्सेस होती है वहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से प्राइस जो है वो कॉस्ट पे चला जाता है और मार्केट एफिशिएंसी आ जाती है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स और मेरे जो साथी हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें डिमांड सप्लाई पढ़ाने के बाद वेलफेयर पढ़ाना चाहिए। और वेलफेयर का मीनिंग है कि जहाँ पर हमारा टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा हो, और उसके बाद हमें जो टैक्स का इफेक्ट्स है, डेड वेट लॉस है, कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स से कैसे एफिशिएंसी आ सकती है, और बेसिकली जो टैक्स है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है कि बेसिकली जो टैक्स है वो हमारा कैसे एफिशिएंसी दे सकता है, या कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, इनकम टैक्स या हमारा डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा लगाना चाहिए, उसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। और उससे पहले जो एक पॉइंट मैं भूल गया हूँ वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हम टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज करवाते हैं उस टाइम हमें ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे सेल्फ इंटरेस्ट ने, कैसे इनविजिबल हैंड ने, इनविजिबल हैंड का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हमारे घर में ब्रेड आती है वो कौन से हाथों से बनी हुई है। तो हर कोई स्टूडेंट सोचेगा नहीं, हाथ तो हम नहीं जानते वो कौन से हाथ हैं। यहाँ पर हम फिजिकल हैंड की बात नहीं कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए गेहूँ बनाया 2 रुपये के लालच ने, गेहूँ से बेकरी वाले के पास आटा बना लालच में, बेकरी वाले के पास ब्रेड बनी लालच में, तुम्हारे घर में तक पहुंचाई लालच में। तो जो ब्रेड बन के आई है उसके पीछे लालच वाले हाथ लगे हुए हैं, उसको हम इनविजिबल हैंड बोलते हैं। कि इनविजिबल हैंड पे जब इकोनॉमी जाती है तो सेल्फ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और वाजिब सी बात है जब सेल्फ इंटरेस्ट पैदा होती है तो आपको पता है कि एफिशिएंसी आती है। क्योंकि आप देखिए हर किसी चीज़ में आपका अगर कोई कपड़ा है पहनने का आप बेटर रखते हैं, आपकी कोई गाड़ी है आप उसको अच्छा रखते हैं। तो जहाँ सेल्फ इकोनॉमिकली इंसेंटिव मिलता है वहाँ पर हम रिसोर्सेज को बेटर यूज़ करते हैं। तो मेरे कहने का यहाँ पर ये सेंस है कि फिर हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर जो कैपिटलिज्म है वो सक्सेस हुआ, और जो मार्क्स का कम्युनिज्म है जिसमें मॉरल इंसेंटिव की बात करते हैं वो फेलियर हो गया 20वीं सेंचुरी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हमें ये भी साथ में सिखाने की बात है कि कैपिटलिज्म से डरने की बात नहीं है। यहाँ पर कैपिटलिज्म मार्क्स वाला कैपिटलिज्म नहीं है, क्योंकि मार्क्स का जो कैपिटलिज्म है वो बेसिकली मॉरल इंसेंटिव की बात करता है, लेकिन एडम स्मिथ का जो कैपिटलिज्म है वो सेल्फ इंटरेस्ट यानी इंसेंटिव की बात करता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात करता है। तो जब भी इकोनॉमी इकोनॉमिक इंसेंटिव पे जाती है तो हर किसी इंसान को जो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जो भी बनाता है वही उसको मिलता है डियर स्टूडेंट। तो इसका मीनिंग वो चाहता है कि मैं और ज़्यादा बनाऊं, तो और ज़्यादा बनाने के लिए वाजिब सी बात है वो जो अगर खाने पीने की खाना पीना भी ऐसा ढूंढेगा जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो वो मार्केट से ऐसी डिमांड करेगा कि मेरे को प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मिले। तो जो कंपनियाँ हैं वो नेचुरली प्रोडक्टिव बनाने लग जाएगी, जूते भी प्रोडक्टिव, जैकेट भी प्रोडक्टिव, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो भी प्रोडक्टिव। तो क्या होगा कि जो प्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो कंपनियां अंदर आ जाएगी, जो अनप्रोडक्टिव बना रही है वो मार्केट से बाहर चली जाएगी, जिसको आप लेमन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि बैड इन हो जाता है और गुड आउट हो जाता है। लेकिन जैसे मार्केट सक्सेस होती है बैड इन हो जाता है, क्योंकि हर कोई चीज़ प्रोडक्टिविटी पे चली जाती है। तो वाजिब सी बात है मैं वही चीज़ मांगूंगा जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी डियर स्टूडेंट। तो उसमें जो भी इकोनॉमी में डिमांड होगी वही लोग सप्लाई करेंगे। प्रोडक्टिव चीज़ की अगर डिमांड होगी तो प्रोडक्टिव करेंगे, अनप्रोडक्टिव होगी तो अनप्रोडक्टिव करेंगे। वाजिब सी बात है कि जहाँ फ्यूडल सिस्टम होता है वहाँ पर चीज़ें अनप्रोडक्टिव होती है। कि अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि जिनके रेंट सिंकिंग जो सोसाइटी है, जिनके डायरेक्ट रेंट आता है, वो काम करने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको अगर आईफोन लेना है तो उनको सिर्फ आईफोन से इंजॉय करने के लिए, उनको कोई बिजनेस पर्पज़ नहीं है, उनको कोई प्रोडक्टिव पर्पज़ नहीं है। तो वाजिब सी बात है कि वहाँ पर कंपनियां जो है वो क्वालिटी रिड्यूस कर देती है और जो कम क्वालिटी वाली है वो अंदर आ जाती है। लेकिन जहाँ पर प्रोडक्टिव डिमांड होती है चीज़ों की वहाँ पर प्रोडक्टिव चीज़ें सस्ती हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर मैंने बात कर रहा हूँ कि हमें ये भी सिखाना चाहिए कि किस तरह से कैपिटलिज्म ने 20वीं सेंचुरी के अंदर मार्क्स का जो कम्युनिज्म है उसको साइड में कर दिया है, राइट। तो वो तब समझ आएगा जब बच्चों को पूरा वो जी करके निकलेगा, पूरा अंदर जी लेगा उसके अंदर
कि जो मार्केट से कैसे डिमांड कर्व ऑप्टिमाइज हुआ, सप्लाई से कैसे कॉस्ट मिनिमाइज हुई, जहाँ डिमांड सप्लाई कट करती है वहाँ प्राइस मिनिमम कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, टोटल सरप्लस मैक्सिमम हो जाता है। तो उस टाइम बच्चों को ब्रग्सन का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी याद दिलाइएगा कि जहाँ पर वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है वहाँ परेटो ऑप्टिमल होता है, लेकिन जहाँ परेटो ऑप्टिमल होता है वहाँ ज़रूरी नहीं कि वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। तो वो जो एक्चुअल में उसके बेस में जो है वो मार्केट सक्सेस रहता है। और जैसे ही आपके मार्केट सक्सेस आ गई, इसका मीनिंग आपको क्लासिकल थॉट जो है वो समझ आने लग गई है। उसके बाद हमें जो फोकस करना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमी को कैसे शेप देना है, तो रियल इकोनॉमी के बारे में और नॉमिनल साइड पे ध्यान देना है। तो रियल इकोनॉमी के अंदर बेसिकली हम ध्यान देंगे फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा ताकि इन्वेस्टमेंट आए इकोनॉमी में, राइट। और नॉमिनल के ऊपर हमें ध्यान देना है बेसिकली जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, फिशर्स इफेक्ट है, हाइपर इन्फ्लेशन है, परचेजिंग पावर पायरिटी है, इन पे हम ध्यान दें। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि मैं जस्ट आपको क्यों बोल रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई पढ़ाते ही आप क्लासिकल थॉट पे जाइएगा मैक्रो में, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लासिकल जो थॉट है वो डिमांड सप्लाई से टोटली अटैच है, तो उसमें आप मैक्रो में लॉन्ग रन को ले जाइएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, इस अप्रोचेस के कुछ फ़ायदे होंगे जिससे हमें कुछ क्वेश्चंस राइज होंगे कि देखिए जापान ने और यूएस ने कैसे इतने अलग अलग थे और उनकी इकोनॉमी जो है पर कैपिटा इतनी नज़दीक आ गई, ऐसा क्यों हुआ, हम हमारी इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं ताकि ऐसे नज़दीक आ सकें। तो वो जो आइडियाज़ डेवलप होंगे उससे बच्चे को समझ आएगा कि हमें लॉन्ग रन के अंदर जो वो सेल्फ इंटरेस्ट पे चलना है। मैं अभी न्यू क्लासिकल मॉडल की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ मॉडल की। और बाद में ये जैसे ही पूरा हो जाएगा तो अब उसके बाद हमें बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे इकोनॉमी के अंदर अगर शॉर्ट रन में फ्लक्चुएशंस आ जाए तो उसको ठीक करना है। उस टाइम हम बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है केंजियन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला, वहाँ से हमें सिखाइएगा कि और उनको पहले उनको केंजियन क्रॉस मॉडल के साथ थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, केंजियन क्रॉस मॉडल से आईएस कराओ, फिर एलएम कराओ, इन दोनों से एग्रीगेट डिमांड निकालिएगा, फिर सप्लाई कराओ जोड़िएगा, एग्रीगेट डिमांड मॉडल आ जाएगा। फिर उनको अमेरिका का 1929 से लेकर के 1940 तक का डेटा दीजिएगा जो 10 से 12 इकोनॉमिक वेरिएबल है उनके ऊपर, और हम उनको सिखाएं कि एक्चुअल में कैसे जो है वो वहाँ पर रिसेशन आया और फिर कैसे गवर्नमेंट ने पंप प्राइमिंग की ताकि डिमांड जो है वापस बढ़ गई, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि शॉर्ट रन जो फ्लक्चुएशंस है उसको कैसे पंप प्राइमिंग से हम बेटर किया जा सकता है। तो ऐसा समझे जाना चाहिए कि जैसे हाईवे पे लॉन्ग रन में जा रहे हैं तो क्लासिकल थॉट है, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी को हम दोबारा से ठीक करके वापस चलाते हैं, तो केंजियन थॉट है जो वर्क करती है। तो उससे क्या होगा कि बच्चों के माइंड में एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, एक थॉट डेवलप होगी कि हमारा उसके जो हमने फंडामेंटल बेसिक टीच कर दिया तो उसके बाद में जो लेटेस्ट हमारी इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं जो अभी कोरोना के टाइम में आया है, जैसे केस स्टडीज़ हो गई, वो बच्चों को करवाइएगा कि देखिए कैसे गवर्नमेंट ठीक कर रही है। उसके बाद बच्चों को बोलिएगा कि अब आप घर जाएं और खाली बैठें, रास्ते में आते टाइम जाते टाइम घर का काम करें, राइट, अपना खेत का काम करें, कुछ भी करें, खाली रहें। काम करते टाइम आप सोचें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें आप में माइंड के अंदर। तो कनेक्ट करने से पहले आप पहले बेसिक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बच्चों को सोचने पे भेज दीजिएगा कि यहाँ पर बोर्ड पे आपको पढ़ा दिया गया है, अब आप सोचिएगा चीज़ों को। जैसे ही आप चीज़ों को किसको सोचना है, सिर्फ मॉडल को सोचना है। और जैसे ही बच्चों को आपको लगे कि बच्चों को मॉडल की क्लियरिटी आ गई है, देन बच्चों को केस स्टडी पे ले जाएं हम लोग और केस स्टडी करवाएं, फिर उनके अंदर कनेक्टिविटी बैठेगी। जैसे ही कनेक्टिविटी बैठेगी तो बच्चे का जो कॉग्निटिव एक डेवलपमेंट होना होता है वो डेवलपमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बात मेंशन किया है, तो यहाँ पर मैंने एक बात मेंशन किया है कि हमें पढ़ाने के साथ साथ ये जो मैंने वे बताया है, इसके पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के अंदर जो हमें उसको टाइम को भी ध्यान में रखना होगा, राइट। और इसके बाद जब माइक्रो और मैक्रो क्लासिकल थॉट और केंजियन थॉट कवर हो जाती है
तो बच्चे को अपने आप एक जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड उसी से जुड़ा हुआ है तो इंस्टेंटली समझ आ जाएगा, ग्रोथ मॉडल भी उसी से समझ आ जाएंगे, राइट। और जितना भी इंडियन इकोनॉमी है या ग्लोबल इकोनॉमी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स भी है, तो वो उसी से ही समझ आएगा, जो केस स्टडी करके आएंगे कि कैसे ये ट्रेंड बनाया गया है, ट्रेंड लाइन सेट की गई है, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि जब हम बच्चों को जो बेसिकली स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे जब ट्रेंड करें तो बेसिकली सबसे पहले हम सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान दे सकें। ये सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, ये डिमांड कहाँ से निकल के आया है, ये सप्लाई कहाँ से निकल के आया है, और जब ये डिमांड सप्लाई निकालते हैं तब हर रोज़ बच्चे को फील कराएं कि हम ऑप्टिमाइजेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं रिसोर्सेज को। और फिर बच्चों के साथ ये भी डिस्कस करें कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई पीजी चलाना है, कोई हॉस्टल चलाना है, उसके अंदर हम बच्चे जो रहते हैं वो लाइट को हो सकता है प्रॉपरली यूज़ ना करें, क्योंकि कोई गीजर चलता छोड़ सकता है, कोई पंखा छोड़ सकता है, कोई लाइट जलता छोड़ सकता है, ट्यूबलाइट। तो उसको कैसे हम एफिशिएंटली यूज़ करें, तो आप कहें कि एक मैकेनिज़्म ये हो सकता है कि एक हम कोई रख लें जिसको हम सर्विस के लिए, तो उनसे हम कहें भी बच्चे जैसे ही कॉलेज में गए, स्कूल में गए अपनी क्लासेस लगाने, तो हॉस्टल के हर रूम को देखें और बंद करें लाइट। तो एक बेसिकली उस बच्चे को आइडियाज़ दें कि जब कोई मैनेजमेंट टेक केयर करता है तो एक बेसिकली सोशलिज्म की बात होगी मोटे तौर पे, क्योंकि हम बच्चे के प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम उसको कहें कि अगर सेंट्रल, एक दूसरा तरीका हो सकता है कि सेंट्रल कंट्रोल हमारे पास में रखें, जैसे 9 बजे लाइट कट कर दें, बेसिकली कमांड सिस्टम हुआ कम्युनिज्म का। और तीसरा एक हम उसको ये कहें कि सबके रूम के आगे सब मीटर लगा दें, जैसे ही अगर वो एक दिन छोड़ गया, दूसरे दिन छोड़ गया तो उसको बिल ज़्यादा आएगा तो अपने आप वो बंद कर देगा। तो उससे देखिए फ़ायदा क्या होगा सेल्फ इंटरेस्ट से, कि अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो कम्युनिज्म का एक कंसेप्ट है कि कंट्रोल हाथ में है, तो उसको तो बीमार हो गया तो लाइट उसको नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, राइट। और अगर सोशलिज्म है तो उसके पीछे पीछे घूमेगा तो इनएफिशिएंसी है, क्योंकि खुद का काम कोई दूसरा कर रहा है तो इनएफिशिएंसी है। लेकिन अगर मीटर तुमने लगा दिया है तो अपना खुद केयर करेगा, खुद के कॉस्ट के बारे में सोचेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, और उससे एक उसको फ्रीडम भी मिलेगी कि अगर कोई बीमार हो गया तो जब चाहे लाइट को ऑन कर सकता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है ये जो मार्केट कैपिटलिज्म है ये अपने आप में एक डेमोक्रेसी भी है और एक सेंस में अपने आप में एक फ्रीडम भी है। इसलिए हम साथ में पढ़ते हैं कि मार्केट कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी एज वेल एज फ्रीडम, ये तीनों एक साथ मूवमेंट करती है। फिर उन बच्चों को देखिएगा, डिस्कस कीजिएगा कि आज अमेरिका न्यूज़पेपर में छपता है, बहुत सारे न्यूज़ एंकर हैं वो डिस्कस करते हैं कि अमेरिका की तरफ इंडिया झुक रहा है। ऐसी बात नहीं है अमेरिका इंडिया की तरफ झुक रहा है, एक्चुअल में इंडिया का टारगेट भी वही है जो अमेरिका का है। क्योंकि देखिए अमेरिका में डेमोक्रेसी, इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका में मार्केट कैपिटलिज्म, इंडिया भी मार्केट कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो इनके जो टारगेट हैं वो सबके एक हो गए, तो वो नेचुरल अलाई हो गए हैं यहाँ पर। तब हमें समझ आएगा कि हम सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कोई अमेरिका के प्रो अमेरिकन हम नहीं हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग है डियर स्टूडेंट, फिर हमें एक पूरा ग्लोबल ऑर्डर समझ आएगा कि कैसे सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क करती है चीज़ें, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि हमें सबसे पहले जो जर्नल हमें पढ़ाया जाता है, इलास्टिसिटी को पढ़ लिया, बेसिकली हम इलास्टिसिटी के मेथड पढ़ लिए, फर्म थ्योरी पढ़ लिया, ये बच्चे बॉक्स के अंदर की चीज़ है, राइट। हमें अगर समझना है तो उन चीज़ों को समझते हुए हमें और आगे बढ़ना है, डिमांड सप्लाई तरफ जाना है, ताकि हमारे माइंड में थॉट क्रिएट हो सके। और थॉट तभी क्रिएट होंगे जब हम इन बेसिक्स इंस्ट्रूमेंट में, हम जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं इलास्टिसिटी मेजरमेंट की, तो हम उसी पे ही रह जाते हैं। नहीं, इलास्टिसिटी मेजरमेंट हमारा एक रास्ते का माइलस्टोन है, फाइनल माइलस्टोन नहीं है। फाइनल माइलस्टोन हमारा थॉट को समझने का है कि क्लासिकल थॉट कैसे वर्क करती है, केंजियन थॉट कैसे वर्क करती है, मोनेटिस्ट थॉट कैसे वर्क करती है, न्यू क्लासिकल कैसे वर्क करती है, न्यू केंजियन कैसे वर्क करती है। तब हमें क्लियर पता होगा कि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा। तो हम सब मिल के नेक्स्ट जनरेशन को इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं इतने, क्योंकि अगर वो मान लीजिए उनको इकोनॉमिक्स का समझ आ जाता है तो स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शंस है, ग्लैमरस लाइफ है, बहुत कुछ है इकोनॉमिक्स पढ़े हुए स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी। तो तमाम मैं उन टीचर से जो बेसिक प्रिंसिपल पे टीच करने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हम स्कूल और कॉलेज लेवल के ऊपर जो इम्फेसिस है वो कैसे
मार्केट कैपिटलिज्म जो एफिशिएंसी देता है उसको डिमांड सप्लाई के साथ दिखा करके, और वेलफेयर जो हम सोशलिज्म से माइंड में जुड़ा हुआ है हमारे बच्चों को, वो माइंड से निकाल करके हम ये सिखा सकें कि वेलफेयर सिर्फ काम हो सकता है, काम के बदले में जो पैसा मिला वो तुम्हारा कोई चुरा ना पाए, वही सबसे बेटर वेलफेयर है। अदरवाइज गवर्नमेंट तुम्हें कुछ देगी फ्री में तो ये किसी और का कमाया हुआ देगी, तो ये वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर की डेफिनेशन हमें बच्चों के माइंड में बदलनी होगी, तभी जा करके हम जो है वो इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉपर डायरेक्शन में इकोनॉमिक्स का जो सेंस है वो डेवलप कर सकेंगे। अब आप बच्चों से पूछ के देखिएगा, वेलफेयर कहते ये समझता है कि तुम्हें कोई बेड के ऊपर चाय पिला दे, ये वेलफेयर हो गया। लेकिन नहीं, वेलफेयर का मीनिंग हम हमारा काम करें तो हमें उसके बदले में हमारा हक मिले, और वो कौन दिला सकता है? वो मार्केट दिला सकती है। और मार्केट का मीनिंग जहाँ पर कोई भी, यहाँ पर मैंने मेंशंस किया है कि मार्केट का मीनिंग है सेल्फ रेगुलेटेड, राइट, खुद के साथ कंपटीशन हो, कॉस्ट के साथ कंपटीशन हो। मार्केट का ये मीनिंग नहीं होता है कि दूसरे से राइवलरी होती है, नहीं, कॉस्ट के साथ कंपटीशन होता है। और जैसे कॉस्ट गिरती है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, तो एफिशिएंसी बढ़ती है। तो उसके कॉस्ट गिरने का मेरा मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि कोई चीप प्रोडक्ट, नहीं, चीप प्रोडक्ट का मीनिंग नहीं है। जैसे अगर कोई आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन सस्ता है एक सेंस में क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मीनिंग है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट कम हो जाती है और चीज़ें बेटर बनती है, राइट। तो उसी सेंस की वो जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट दे सकता है। जैसे मैंने ब्रेड का बात किया, तो हमें वो बच्चों के माइंड में डालना होगा। और डियर जो मेरे साथी हैं उनसे मैं एक बात कहूँगा कि अगर आगे आने वाली पीढ़ी को अगर हम ये सिखा सकें कि वेलफेयर तुम्हारा काम किया हुआ हक तुम्हें मिल जाए, वो वेलफेयर होता है, तो ये बहुत एक रेवोल्यूशंस होगा अपने आप में। तो उसके लिए मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं बुक्स लिख रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक वो जल्दी सबके सामने होगी, राइट। और जो भी रिसोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं उन रिसोर्सेज पे थोड़ा भी ध्यान करें कि क्या वो रिसोर्सेज वो बच्चों को इंट्यूशंस दे रहे हैं क्या, कि जो हम एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का सेंस है। क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत कुछ ऐसा रिसोर्सेज पड़ा है जो मार्केट में सिर्फ कॉपी पेस्ट है। तो हमें प्रैक्टिकल सोचना होगा कि जो हम रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं उन रिसोर्सेज पे भी फोकस करें, ताकि हम आगे आने वाले जनरेशन्स को, इतनी बड़ी कंट्री है, इस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और कैसे ये गरीब रह सकता है, क्योंकि जहाँ लोग होते हैं वहाँ तो काम जनरेट होता है। सिर्फ इकोनॉमी के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट से जोड़ने की ज़रूरत है, मार्केट रिफॉर्म से जोड़ने की ज़रूरत है। तो डियर टीचर्स, मैं उन सब से बात कर रहा हूँ कि ये जिम्मेवारी हमारे इकोनॉमिक्स के सब टीचरों की है कि हम जो यंग है उनको प्रॉपर माइंड सेटअप से हम उस डायरेक्शन में ले जा सकें जहाँ पर वो समझ सके कि मार्केट कैपिटलिज्म ही इकोनॉमी के अंदर अल्टीमेटली बेटर बनाया जा सकता है, और उसमें जो रिस्क है उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है, राइट। वो बहुत सारे फंडामेंटल्स इसके अंदर रहेंगे। तो बेसिक मैंने आपसे एक ब्रॉड एरिया आज डिस्कस किया है, और जो इसका पीडीएफ है वो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप डाउनलोड करके पढ़िएगा। और आगे आने वाले दिनों में मैं और भी डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, कि हमें कैसे जो है वो इकोनॉमिक्स में बच्चों को ट्रेन करना है। तो मैं एक लास्ट में एक बात और बोल रहा हूँ कि क्लास के बाद बच्चों को टाइम भी दीजिएगा कि आप सोचें बात को, अकेले बैठ के सोचें, अपने साथ अपने आप से सोचें, पूरी दुनिया में क्या हैपन हो रहा है उसके साथ सोचें। लेकिन उससे पहले हमें उनको सोचने पे एम्फेसिस दिलाना है कि जो हमें मॉडल आपको पढ़ाया गया है उस मॉडल के बारे में पूरा क्लियरिटी माइंड में कीजिएगा, देन आप सोचें कि दुनिया कैसे चल रही है। तो मेरे को लगता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बनेगा, और बच्चा जो जॉब ढूंढ रहा है वो जॉब देने वाला बनेगा, क्योंकि इस देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इस देश में आज दुनिया में रिलेटिवली देखें तो मिडिल क्लास इसके अंदर उभर के आ रहा है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर हाई है। अगर कॉस्ट साइड से देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे 3rd पोजीशन पे खड़े हैं। तो डियर टीचर्स, बहुत ज़्यादा संभावना है अगर हम मिल के सब हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रेंड करें तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।